नमस्कार दोस्तों। 19 नवंबर 2024 ये वो दिन था जब दुनिया के सामने एक नया संगठन देखने को मिला था और इस संगठन को नाम दिया गया था हुती विद्रोही। ये एक ऐसा विद्रोही संगठन है जो खुद को अंसार अल्लाह कहता है, जो खुद को अल्लाह का साथी कहता है और वो कहता है कि यहूदियों को खत्म करो, अमेरिका को खत्म करो, इस्लाम पर विजय करो। तो ये दोस्तों क्या है संगठन, क्या इसकी खासियत है, इसको कैसे बनाया गया था और आज ये लाल सागर में दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका से भी क्यों आंख दिखा रहा है, इससे क्यों नहीं डर रहा है, आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे फुल डिटेल के साथ। बात है सर 1990 की, जब यमन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था और उस समय यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले ने एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम जो था दोस्तों, उस संगठन के संस्थापक हुसैन अली हुती के नाम पर हुती रखा गया था और उस हुसैन अली हुती के नाम पर ही दोस्तों हुती संगठन उभर कर आया था। अब इस संगठन ने क्या किया था कि एक नारा दिया था अपना संगठन बनाते ही, अंसार अल्लाह। अंसार अल्लाह का शॉर्ट मतलब यही है कि उसने खुद को ईश्वर का साथी बता दिया था कि हम ईश्वर का साथी है और जो अन्याय करेगा और जो गलत विचार रखेगा, जो इस्लाम के विरुद्ध चलेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, भले ही चाहे हमारी जान से हमें खेलना पड़े। उसके बाद दोस्तों बात आती है 2003 की, जब अमेरिका के खिलाफ इन्होंने एक नारा दिया था कि इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल का खात्मा हो, अमेरिका का खात्मा हो और इस्लाम की विजय हो। कहा तो यह भी जाता है कि हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और हमास को जो समर्थन मिला है वो ईरान ने दिया है और दोस्तों हुती ने खुद ने भी कहा था कि हम यमन के और ईरान के पश्चिमी देश जो ईरान की प्रतिरोधी सोच रखते हैं, ईरान उनके लिए प्रतिरोधी सोच रखता है, तो हम हिजबुल्लाह और हुती विद्रोही ईरान की प्रतिरोधी सोच वाले जो देश हैं उनके खिलाफ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन हुती विद्रोहियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग हिजबुल्लाह के द्वारा दी जा रही है। हिजबुल्लाह भी एक बहुत मजबूत संगठन है, इस पे भी कभी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि हिजबुल्लाह संगठन कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, आज इसमें कितने लड़ाके काम कर रहे हैं, वो कौन सा दौर था जब हिजबुल्लाह की और इजराइल की आपस में लड़ाई हुई थी तो इजराइल पीछे सरकने पर मजबूर हो गया था। ये सभी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मगर आज हम डिटेल से बात करेंगे हुती विद्रोहियों की। हुती विद्रोहियों के बारे में यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के विशेषज्ञ अल ओमेशी ने कहा था कि ये इस्लाम के खिलाफ सोच रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं और उनसे लड़ते हैं और उनसे मरते मारते हैं, बल्कि दबते नहीं है, और जो आज देखने को भी मिल रहा है। मगर दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि उनकी सोच इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इजराइल ने चलकर इस पर अटैक नहीं किया था, बल्कि हमास के संगठन ने ही इजराइल के लोगों को, इजराइल के नागरिकों को पहले बंदी बनाया था और उसके बाद लगभग 4-5 हजार मिसाइलें एक साथ इजराइल पर डाल दी थी। उसके बाद क्रॉस में इजराइल ने कार्रवाई की थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इस्लाम विरोधी चल रहा है, बल्कि इजराइल ने नहीं, इस बार अटैक किया था हमास ने, और अब हमास का कोई अता पता भी नहीं है कि ये संगठन आखिर गया कहां। बात है 2014 की, जब यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले ने अपना उत्तराधिकारी अब्दुर्रबूह मंसूर को नियुक्त कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि अब्दुर्रबूह मंसूर ही अब यमन का राष्ट्रपति बनेगा। इतने में सुनते ही उस समय हुती विद्रोही जो है इन्होंने राजनीति में सक्रिय हो गए थे और राजनीति में हिस्सा लेने आ गए थे, किसकी तरह, जैसे तालिबान है उसी की तरह। फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया कि यमन में विद्रोह मचा दिया और यमन में विद्रोह कर दिया। विद्रोह को देखते हुए इन्होंने अब्दुर्रबूह मंसूर को हटा दिया था, उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था कि हम इसको यमन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। इस परिस्थिति को देखते हुए यमन के जो राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले हैं उन्होंने क्या किया कि यमन हुती विद्रोहियों के साथ एक समझौता कर लिया। इस समझौते में क्या बात हुई कि उन्होंने कहा था कि आप अब्दुल मंसूर को इस कुर्सी पर बैठने दो, हम ये कहते हैं कि आप इसके लिए स्वतंत्र रहोगे, जो आप चाहोगे यमन वैसे ही चलेगा, जिस तरह आप देखना चाहते हो यमन को उसी प्रकार आप यमन को देखना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली है। मगर शायद इस अली अब्दुल्ला साले को यह नहीं पता था कि उसने जो गड्ढा बनाया है उस गड्ढे में तेरी ही कब्र बनने वाली है। और दोस्तों वो जब अली अब्दुल्ला साले ऐसा व्यक्ति था जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुती विद्रोहियों को बनाया था, मगर उसको यह पता नहीं था कि आगे चलकर तू जिस संगठन को बना रहा है वो संगठन तेरी ही कब्र खोदने में एक्सपर्ट निकलेगा। और 2014 में वो बात पूरी हो गई, जब राजनीति में हुतियों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो हिस्सा लेने के दौरान ही इन्होंने अब्दुर्रबूह मंसूर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उस समझौते के तहत इन्होंने क्या किया कि अली अब्दुल्ला साले को कुर्सी पर लाना चाहा, मगर अली अब्दुल्ला साले ना आकर अब्दुर्रबूह मंसूर उस कुर्सी पर बैठ गए और वहां के राष्ट्रपति बन गए थे। 2014 से 2015 तक अब्दुर्रबूह मंसूर ने यमन पर राज तो कर लिया, मगर फिर भी हुतियों को यह बात खटक रही थी कि हमारे सिस्टम में, हमारे राज में, हमारे संगठन में ये एक बंदा कैसे राष्ट्रपति की कुर्सी ले सकता है, हम इसके दावेदार हैं। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, यमन के उत्तर में एक प्रांत स्थित है जिसका नाम है सादा।
वर्ष 2015 के शुरुआती दौर में ही इन्होंने यमन के उत्तरी प्रांत सादा पर कब्जा कर लिया था और इस कब्जे को देखते हुए राष्ट्रपति भी समझ गया था कि अब जिस तरह से इन्होंने इस प्रांत पर कब्जा किया, प्रांत का मतलब होता है स्टेट, जिस तरह से इन्होंने यमन के सादा स्टेट पर कब्जा किया है उस प्रकार तो हमारी आर्मी भी इसके सामने ठंडी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आर्मी भी इसको छुड़वा नहीं सकती है। और दोस्तों जो अली अब्दुल्ला मंसूर थे, उस अब्दुल मंसूर ने क्या किया, यमन छोड़कर विदेश भाग गया और वहां की राष्ट्रपति कुर्सी खाली हो गई। तो कब हुई, 2015 में वो विदेश भाग गया दोस्तों, और विदेश भागते इनका काम और भी आसान हो गया यमन के लिए और सादा प्रांत पूरा का पूरा इनके कब्जे में आ गया। उसके बाद दोस्तों यूएई, सऊदी अरबिया और बहरीन ने मिलकर हुती विद्रोहियों पर अटैक बोल दिया। किस लिए, क्योंकि वो मंसूर को फिर से सत्ता में लाना चाहते थे, मगर उनको यह पता नहीं था कि ये हुती विद्रोही अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि तुम अगर अंदर आके भी अटैक कर दो तो भी तुमसे डटने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर तरह से पावर हासिल था। आड़ोस पड़ोस में जो थे दोस्तों, जो ईरान था और जो हिजबुल्लाह संगठन था, वो इनको हथियार सप्लाई करने में कोई कमी नहीं आने दे रहा था। तो फिर दोस्तों यूएई, बहरीन और सऊदी अरबिया ने जब इन पर अटैक किया था तो उस अटैक का इन्होंने इतना डटकर मुकाबला किया, इतना डटकर मुकाबला किया कि ये तीनों कंट्री ही दोस्तों साइड हटने को मजबूर हो गई थी कि अब कोई फायदा नहीं है, ये पूरा का पूरा देश हुती विद्रोहियों के हाथ में चला गया है। अब हम इसमें मंसूर को दोबारा राष्ट्रपति के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि यह हमारा सपना सपना ही रह गया कि मंसूर अब फिर से यमन का राष्ट्रपति बनेगा। बात आती है 2017 की। 2017 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे अली अब्दुल्ला सालेह। इन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बदलकर सऊदी अरब में शामिल होना चाहते थे। और सऊदी अरब जो था दोस्तों, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, ये सब यमन के दुश्मन थे। तो फिर दोस्तों हुतियों ने क्या किया, जैसे ही हुतियों ने ये सोच लिया कि ये अब सऊदी अरब के साथ मिलेगा, तो हुतियों को यह डर सताने लग गया कि हमारी जो गोपनीय रिपोर्ट है, हमारी जो गुप्त रिपोर्ट है, हमारी जो पर्सनल रिपोर्ट है, इसका मतलब ये दुश्मन देश के पास चली जाएगी। और जब दुश्मन देश के पास अगर ये रिपोर्ट चली गई तो वो हमारा 100/1% दोस्तों फायदा उठा सकता है। तो इसी को देखते हुए हुती विद्रोहियों ने क्या किया, अली अब्दुल्ला सालेह का कत्ल कर दिया। क्या किया, उसका कत्ल कर दिया, ताकि वो क्या है, उन सऊदी अरब के साथ ना मिल सके। यमन पर बहरीन और यूएई और सऊदी अरब ने जब अटैक किया था तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा हुती विद्रोहियों को हुआ था, वो हुआ था यमन की भौगोलिक स्थिति को देखकर, क्योंकि यमन भौगोलिक रूप से बहुत ही अच्छा देश है और बहुत ही सेंट्रल पॉइंट पे आता है, जिसमें इसकी दो तरफ सीमा किसी देश से लगती है तो दो तरफ सीमा इनकी अदन की खाड़ी और लाल सागर से लगती है। तो यमन की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर चर्चा करें, यमन की उत्तरी सीमा लगती है सऊदी अरबिया से और पूर्वी सीमा लगती है ओमान से। इसी प्रकार जब इसकी दक्षिणी सीमा लगती है अदन की खाड़ी से, और दोस्तों पश्चिमी सीमा लगती है, वो लगती है लाल सागर से। यही सब कारण है कि यमन इतना सेफ्टी में अभी भी चल रहा है, क्योंकि दो तरफ तो इसको समुद्र घेर रखे हैं और दो तरफ इसके देश लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, ये जो हुती विद्रोही है, ये हुती विद्रोही आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री को भी आंख दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि अमेरिका के भी 2-3 जहाजों को इन्होंने लाल सागर में मार गिराया है, क्योंकि लाल सागर के तटीय हिस्से पर इन्होंने एक तरफा कब्जा किया हुआ है। इसी कब्जे का फायदा उठाते हुए ये लाल सागर पर जो भी समुद्री जहाज आते हैं उन पर अटैक बोल देते हैं, क्योंकि इनको यह फायदा होता है। और जब चर्चा का विषय तो ये तब बने थे जब दोस्तों इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें हुतियों ने हमास का सपोर्ट करते हुए यह ऐलान कर दिया था कि अब जो भी लाल सागर से हमास के खिलाफ या फिर इजराइल के पक्ष में कोई जहाज, समुद्री जहाज निकलेगा तो हम उसको मार गिराएंगे। और फिर इन्होंने फर्स्ट टाइम यह साबित किया था 19 नवंबर 2024 को, जब इजराइल के लिए जहाज जा रहा था लाल सागर से। और उस समय वो वीडियो भी आपने देखी होगी, जिस समय ये लड़ाकू उस जहाज में उतरकर पूरे के पूरे जहाज को ही हाईजैक कर लेते हैं। आखिर एक छोटा सा संगठन जिसको भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, आज वो पूरे विश्व में इतना खौफ क्यों फैला रहा है, इसको कितनी कहां से मदद मिल रही है, ये ऐसा क्या कारण है जो आज ये इतने बड़े संगठन के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों इनकी जो मदद आखिर कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो लेबनान है हिजबुल्लाह, वो ही इनकी मदद कर रहा है। और अमेरिका की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कॉम्बैटिक सेंटर, उन्होंने ये कहा है कि वर्ष 2014 से जो हिजबुल्लाह है वो ही इन्हीं को ट्रेनिंग दे रहा है, वही इन्हें ट्रेंड कर रहा है, वही इन्हें मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण हैं जो एक छोटा सा संगठन आज पूरे विश्व में ये दिखा रहा है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री के भी जहाज यूं चुटकियों में दोस्तों उड़ा रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण है। तो दोस्तों कारण ये बताए जाते हैं कि ईरान का संगठन हिजबुल्लाह ही यमन से इनको 2014 से ट्रेनिंग दे रहा है, जिसके कारण ये इतने चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इनके बारे में सऊदी अरब ने भी ये कहा है
कि ईरान जो है वो इनका समर्थन कर रहा है, और हूतियों ने खुद ने भी कह दिया कि हम ईरान के समर्थन करता है, हम ईरान का समर्थन करते हैं, क्योंकि ईरान का संगठन हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह संगठन है वो अमेरिका की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बता ही दिया कि इसको 2014 से जो ट्रेनिंग मिली है वो मिली है हिजबुल्लाह के द्वारा। और इस हुती विद्रोहियों ने भी कह दिया कि हम ईरान के समर्थन करता है, हम ईरान का समर्थन करेंगे। तो यही सऊदी अरब ने आशंका जताई थी कि ये जो हुती विद्रोही है इसका जो समर्थन इनको जो मिला हुआ है, इसको जो हथियार दे रहा है वो दे रहा है ईरान। 2015 के बाद 2017 में वो दौर आता है जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर 3 से 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया जाता है, और वो अटैक जो किया जाता है वो आशंका जताई जाती है हूतियों पर। हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से 2017 में सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद पर अटैक कर दिया था, और उस अटैक को देखते हुए सऊदी अरब ने उनको हवा में भी मार गिराया था, वरना काफी नुकसान इनको देखने को मिल सकता था। फिर अमेरिका और सऊदी अरब ने आशंका जताई थी कि यह हुती विद्रोही इतना तो बड़ा नहीं हो गया है कि इसने खुद से बैलिस्टिक मिसाइल बना ली। जब उनको इस पुर्जे को उठाकर देखा तो उनको कुछ कुछ समझ में आने लगा, और उन्हें वर्ल्ड में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये जो आशंका जताई थी हमने, इसको जो हथियार है, इसको जो मिसाइलें हैं, उनको जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो सब के सब ईरान के द्वारा दी जा रही हैं। अब तक हुती विद्रोही के जो लड़ाके हैं वो सऊदी अरबिया और यूएई पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइलें दाग चुके हैं। इसीलिए सऊदी अरबिया इंटरनेशनल स्तर पर कहता है कि ईरान जो है इंटरनेशनल नियमों का, लॉज का, प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है, बल्कि उनका उल्लंघन करता है, और हूतियों को जो बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, अन्य घातक हथियार देकर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जो ईरान खुद खुलकर खुद सामने नहीं आता है। तो दोस्तों इनका आपस में क्या झगड़ा है क्या नहीं है, ये तो हम बात करेंगे एक और वीडियो में, और एक अमेरिका और ईरान के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मगर दोस्तों यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है शिया और सुन्नी की। क्या है शिया सुन्नी विवाद, हम इसके लिए भी अलग से चर्चा करें। वर्ष 2022 का वो समय आता है जब इस यमन के राष्ट्रपति कहलाने वाले अब्दुर्रबुह मंसूर ने अपनी शक्तियां लीडरशिप काउंसलिंग को सौंप दी थी। किसको? प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसलिंग को अपनी शक्तियां सौंप दी थी। और ये जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसलिंग है ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में काम करती है। और ये जो दोस्तों लीडरशिप जो काउंसलिंग है, ये प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसलिंग ही दोस्तों यमन की आधिकारिक सरकार चलाती है, आधिकारिक सरकार मानी जाती है। मगर दोस्तों इतने में तो बहुत बड़ा समय बीत चुका था, क्योंकि हुती विद्रोहियों का यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। उत्तरी जो यमन की साइड दोस्तों, उस पर एक तरफा यमन का, एक तरफा उत्तरी यमन की साइड पर एक तरफा हुतियों का राज हो चुका था, और उत्तरी साइड में हुती खुद की मुद्रा भी छापने लग गए थे। संयुक्त राष्ट्र परिषद की रिपोर्ट के अनुसार हुतियों के पास 1,20,000 सैनिक थे, जिसमें लड़ाके और हथियारबंद लड़ाके और बेहथियार लड़ाके सभी को जोड़कर लगभग 1,20,000 सैनिक हुती विद्रोहियों के पास 2010 की संयुक्त राष्ट्र परिषद की रिपोर्ट के अनुसार थे। और दोस्तों हुती जो है इन्होंने धीरे धीरे लगभग यमन पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। और आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्रेसिडेंशियल काउंसलिंग रिसर्च, जो प्रेसिडेंशियल काउंसलिंग है, इसको भी मान्यता खत्म करके स्वयं अपने आप को ही हुती का कोई बड़ा लीडर अपने आप को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर देगा। और दोस्तों ये वहां पर शासन करने लगेंगे किसकी तरह? तो दोस्तों तालिबान की तरह। तो ये थी कुछ हुतियों की मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। और आज हुतियों ने दोस्तों यमन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है और अपनी खुद की मुद्रा छाप रहे हैं। और दोस्तों जो इनका पश्चिमी साइड है, उस पश्चिमी साइड के लाल सागर पर जितने भी जहाज आ रहे हैं, यहां तक कि हमारे इंडिया के जहाज को भी इन्होंने टारगेट कर लिया था। तो फिर हमारी इंडियन आर्मी को तो पूरी दुनिया जानती है कि हम किसी से कम नहीं। इंडियन आर्मी ने तो फिर वहां पर अपने जो एरोप्लेन्स है, अपनी जो नेवी है और अपनी जो एयरफोर्स है दोस्तों, वहां पर हमारे इंडियन तो छुड़ाने में सक्षम हो गए थे। क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसे नेता है और एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी से चलकर कभी दुश्मनी लेता नहीं है, मगर जो देश हमसे करता है उसको फिर हम छोड़ने वालों की श्रेणी में आते भी नहीं है। फिर चाहे अंजाम जो भी हो, हम किसी से पीछे रहने वालों में से नहीं है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, लगभग दोस्तों काफी मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि इजराइल की तरफ से आधिकारिक नोटिस आया था कि हमने 99% इनकी बैलिस्टिक क्रूज और अन्य घातक हथियारिक मिसाइलें थी वो हमने मार गिराया है। मगर दोस्तों जो भी हो, आज हमारे 22,000 भारतीय ईरान और इजराइल में फंसे हुए हैं, जिसमें से 18,000 इजराइल में हैं और 4,000 ईरान में हैं। तो फिर हमारे इंडियन दूतावास की तरफ से, इजराइल में स्थित इंडियन दूतावास की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ट्विटर पर कहा जाता है
कि हमारे जो 18,000 इंडियंस हैं वो शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे, और हमारी हर तरह से इनके ऊपर नजर है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इंडियन दूतावास ने यह भी कहा था कि जो इजरायली कमांडर है, इजरायली जो कमांडर है, जो सैन्य अधिकारी है, उनके कहे हुए प्रोटोकॉल की पालना करते रहें और हमारी इनके हर एक मोमेंट पर नजर है। तो ये थी दोस्तों हुती विद्रोहियों की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ स्टोरी। कैसी लगी ये स्टोरी जरा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि आपको भी पता चले और लोगों को भी पता चले कि कौन थे हुती विद्रोही। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, उसी के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।